हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं कक्षा का केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं आज से। तो आप जुड़ जाइए, जो नए हैं उसको वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए ताकि वो भी लाभ उठाए। आज से हम केमिस्ट्री के बारे में पूरा विस्तार जानेंगे। पहले साइंस क्या होता है, उसके पार्ट से केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़िएगा, वो सारे चीज जाने जाएंगे। और आपको मैं पहले बता दूं कि आप पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और हो सके तो फेसबुक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी नया अपडेट होगा मैं वहीं पर अपडेट दूंगा, तो वहाँ आपको पहले पता चला जाएगा। या कोई आपको पर्सनल कोई बातें पूछना है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जानने से पहले जान लीजिए साइंस। साइंस है क्या? तो साइंस में जितने भी ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं उसके क्रमगत ज्ञान को या क्रमगत अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान तीन प्रकार के, कौन कौन? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये आपको पता है। तो केमिस्ट्री हम चालू करेंगे, फिजिक्स और बायो में वो अध्ययन चालू होगा जब, तो उसको ज्ञान में लीजिएगा। तो हम अब केमिस्ट्री जानते हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं। हमारे वायुमंडल में उपस्थित जितने भी वस्तु हैं उसके क्रमगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट केमिस्ट्री लिखिएगा उसके बाद। ठीक है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, इसके लिए तो मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक मतलब कंपोजिशन किस चीज से मिलकर बना, तो संघटक, गुणधर्म, इसके संरचना एवं इसके जितने भी रूपांतरण होंगे, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के अध्ययन को केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बारे में आप समझ सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, गुण और उसके रूपांतरण के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं। या फिर थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखना है तो लिख सकते हैं वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, संरचना, क्या है संघटक, संरचना, संघटक, संरचना, गुण, मतलब क्या क्या गुण है, गुण एवं रूपांतरण, क्या रूपांतरण के अध्ययन को न के अध्ययन, तो क्या लिखे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, संरचना, गुण एवं रूपांतरण का अध्ययन हो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। ये हो गया आपका केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि अब केमिस्ट्री का मान लीजिए कि यह मार्कर है कि नहीं, तो मार्कर किस किस चीज से मिलकर बना है, तो वो हो गया आपका कंपोजिशन। इसकी संरचना कैसा है, तो एक बेलनाकार जैसा है कि नहीं, यहाँ से थोड़ा सा जैसा भी हो, यह भी बेलनाकार जैसा है, तो इसका संरचना हो गया। अब इसके गुण क्या है, तो गुण यही है कि आप जल में डालिएगा तो गलेगा नहीं, आग लगाइएगा तो जल जाएगा, तो इस प्रकार का इसमें गुण है। और रूपांतरण जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसे आप दूसरा चीज भी बना सकते हैं, जैसे कि आप इसे हीट करिएगा, गर्म करिएगा, गल जाएगा, गल जाने के बाद इसे आप दूसरा कुछ बना सकते हैं, कुछ गोला टाइप का बना सकते हैं। तो इस तरह से जो जो अध्ययन होगा वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उसी को हम पूरा डिटेल करेंगे कैसा क्या होता है। तो इस क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने क्या योगदान दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ जरूरी चीज पहले ही जान लेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पूरा वर्ल्ड में सारे कुछ कुछ विद्वान लोग हुए। ठीक है, जैसे कि हाँ, इसके बारे में एक और हेडिंग लिख लीजिएगा, केमिस्ट्री के पिता। होता है ना कि हर चीज का ज्यादा ज्ञानी है उसे हम पिता कह देते हैं। तो केमिस्ट्री के पापा कौन है, पापा मतलब उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पिता। तो क्या होगा, रसायन विज्ञान के पिता एंटोनियो लेवोजियर हैं। कौन है? एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनिक, देखिए एंटोनिक लिखा है हिंदी में, एंटोनिक लेवोजियर, लेवोजियर। ठीक है, अब इसी को आप हिंदी में लिखिएगा एंटोनियो लेवोजियर, तो लिख लीजिएगा केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का पिता एंटोनियो लेवोजियर है। आधुनिक, आधुनिक लिखिएगा, लिखिएगा आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर है तो नहीं होगा क्योंकि ये मर चुके होंगे। एंटोनियो लेवोजियर है या था, तो एंटोनियो लेवोजियर हाई करिएगा,
क्योंकि एक बार वो फिक्स हो गया तो जरूरी थोड़ा कि बदलेगा, है यहीं ही रहेंगे। ठीक है, तो हाँ कर लीजिएगा। तो क्या लिखे, विज्ञान लिख लिए। विज्ञान क्या है या किसे कहते हैं? तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जितने भी घटना घटित हो रही है उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कौन है? एंटोनियो लेवेजियर। अब इसमें ये तो हुआ मतलब वर्ल्ड वाइड में जितने भी जैसे हमारा भारत हुआ और भी देश है, तो हर देश का अलग अलग विद्वान पैदा हुए। तो हमारे भारत के कुछ योगदान मतलब कौन कौन केमिस्ट्री के ज़्यादा ज्ञानी है, वो क्या योगदान दिए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। जैसे कि भारत विज्ञान के विकास में कुछ योगदान दिए। बहुत से प्राचीन काल से ही हमारे साइंस के क्षेत्र में, प्राचीन काल में ही हमारे मुनिवर जितने थे वो साइंस का ज्ञान उन्हें था, तभी जाकर तो किसी किसी वस्तु को रोक लगा कि इसको पूजा करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि आपको पीपल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, ये सबको काटने से मनाही है हिंदू धर्म में। अब वो लोग ज्ञानी थे, मुनिवर थे, तो उन्हें पता था कि इस पेड़ से अधिक मतलब वो जैसे कि नीम हुआ, आपका पीपल का पेड़ हुआ, ये दिन रात मतलब टोटल पेड़ों में इकलौता पेड़ है ये दोनों जो दिन रात ऑक्सीजन देता है। तो भाई अब सब लोग तो काट काट के लाने के लिए यूज करते थे, तो लोग बहुत ही ज्ञानी थे, तो ऐसा किए कि इसे धार्मिक के पेड़ बना दिए कि कोई काटे ना इसे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम उस पेड़ को जैसे कि बड़ा वाला आप लोग कहते हैं पीपल के पेड़ को, और नीम के पेड़ पर भी जैसे कि आप बोलते हैं कि दुर्गा जी या काली माँ उस पर झूलती है झूला, तो उस तरह से सेंस लगाकर उनमें सेट कर दिए, धार्मिक चीज लगा दिया और कुछ कर दिया कि इसे काटना ही नहीं है, जलाना ही नहीं है, ताकि क्योंकि उस समय लोग धर्मों को बहुत ज्यादा मानते थे। तो अब ऐसे बोलते कि नहीं मत काटिए, ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये सब वगैरह वगैरह बोलते तो लोग नहीं बात मानते, तो उसको काटते ही कुछ ना कुछ लोग। लेकिन जब उसको धार्मिक दृष्टि से लगा दिए, उसे हम पूजना शुरू कर दिए। जैसे कि पृथ्वी को हम पूछते हैं, पृथ्वी धरती माँ बोलते हैं, तो माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें बहुत चीज देती है धरती, इसलिए उसको भी हम पूछते हैं। क्या हिंदू धर्म में जितने भी बताया गया है जो पूजा करने के लिए, वो सब एक साइंटिफिक है। ठीक है, साइंस के तरह ही वो झुकाव है, और वो मुनिवर थे, उन्हें ज्ञान था इस बात का, तो इसीलिए उसी दृष्टि से इसको जो साइंस था उसको हम धर्म में ले आ दिए, और धर्म को हम लोग काफी अच्छे तरह से फॉलो करते हैं, इसीलिए वह भी सुरक्षित रहता है। तो जितने भी मुनिवर थे, तो उनमें से कुछ मुनिवरों का नाम है, जैसे कि रसायन विज्ञान लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। रसायन विज्ञान के विकास में प्राचीन काल से ही भारतीय वैज्ञानिक मुनि ऋषियों के योगदान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। गौरवशाली इतिहास रहा है। इसका विस्तृत वर्णन आधुनिक भारत में, इसका विस्तृत वर्णन ज्यादा से ज्यादा इसका ज्ञान लेना है तो एक बुक लिखा गया है। तो इसका विस्तृत वर्णन आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले आचार्य, भारत के रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले आचार्य प्रफुल्ल क्या है? प्रफुल्ल चंद्र किताब लिखे हैं। पितामह कहे जाने वाले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राम द्वारा लिखित, इन्हीं का नाम है टोटल, आचार्य प्रफुल्ल राम द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, यह बुक का नाम है, इन्होंने लिखा है। लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक में मिलता है, लिख लीजिएगा। तो क्या लिखा है? रसायन विज्ञान के विकास में प्राचीन काल से ही भारतीय वैज्ञानिक मुनिवरों का योगदान एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ठीक है, इसका विस्तृत वर्णन आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पिता आचार्य प्रफुल्ल राम द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक में किया गया है। इतना लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कुछ भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान साइंस के क्षेत्र में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एटम। हालांकि आपको एक चैप्टर ही मिलेगा आपको, अब जितने भी एलिमेंट है उन सब एलिमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट जो होगा है 118 को खोज चुका है एलिमेंट, लेकिन अभी मैं
कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा आपको, और क्योंकि आगे पढ़िएगा तो बार बार उसका एलिमेंट का यूज करूंगा तो आप पूछिएगा यह क्या है। तो आइए, यह हो गया एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इसका लिखिए आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, हिंदी में परमाणु संख्या इसका 1 होता है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इस सब का चर्चा करेंगे। अभी नॉर्मली आप जानिए इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1 ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। इसको 1 से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, ठीक है। हीलियम का 2 होता है, क्या हीलियम का 2 होता है, हीलियम। देखिए आप इसको हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, बोलेंगे जो लिख रहा हूँ हीलियम है तो इसको हिंदी में लिख देगा हीलियम, ठीक है। नहीं अगले तरफ से नहीं होता है, ठीक है, हीलियम। तब ज्यादातर आप इंग्लिश ही लिखिए, ठीक है, हिंदी को भूल जाइए, आप बहुत पढ़ लिया हिंदी 10वीं में। तो ये रहा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। देखिए 1 से 20 तक जाइएगा ना तो उसका डबल होते जाएगा, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास याद करने में ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, ठीक है, लिथियम, लिथियम हुआ तो इसका क्या होगा 3, डबल करिएगा तो 6। ये मैं जो लिखा रहा हूँ कोई याद करना ही करना है, ठीक है। या कुछ एटॉमिक कुछ एलिमेंट कंपाउंड भी मैं लिखाऊंगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन। चलिए तो लिथियम हो गया। बेरिलियम, बेरिलियम का इंग्लिश में इस तरह से लिखिएगा BRL, बेरिलियम। इसका क्या होगा 4, ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर 8। उसके बाद बोरान, ठीक है, तो बोरान होगा तो बोरान का 5, ये 10। अब मैं तेज में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 होता है, ये 12, कार्बन ध्यान में आ रहा है, नाइट्रोजन इसका 7, ये 14, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, 16 होगा। क्या होगा ऑक्सीजन 8 हुआ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16। और फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9, ये 18, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ पर वो होगा फ्लोरीन। चलिए तो फ्लोरीन तक हो गया था। इसके बाद नियोन, नियोन का कितना था एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास 20। मैंने लिख दिया है पहले ही क्योंकि आपको टाइम ज्यादा दिया मैं लिखता तो। उसके बाद सोडियम, सोडियम का 11, इसको ध्यान में रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार यूज आएगा। पोटासियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मतलब 1 से 20 तक लिखाऊंगा और उसके अलावा और 5-10 लिखाऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन सबको आपको ध्यान में ही रखना है। उसी का यूज हम पूरे केमिस्ट्री में ही करेंगे, उसी एलिमेंट का। तो जब तक ये याद नहीं होगा तब तक दिक्कत ही आए आपको समझने में। बार बार मैं पूछूंगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो आपको ध्यान करना है, ठीक है, याद में रखना है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ध्यान में रखना है। ये आपको दिख रहा है क्लोरीन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका 35 होता है। कहने का मतलब है कि देखिए 17 है, 17 गुना 34 होता है, लेकिन इसका 35 है, तो थोड़ा सा ये अलग है, इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा। सोडियम का भी उसी तरह से है, 10वां के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 कई बार पूछ चुका है, ये आपको याद भी होगा। अभी अभी 10 पढ़े तो आराम से याद होगा आपको। फिर आर्गन, आर्गन इनर्ट गैस है। अब फर्स्ट आया था हीलियम, हीलियम भी इनर्ट गैस है। इसके अलावा और 3 गो होता है, वो आपको मैं बता दूंगा, इसे ध्यान में रखिएगा। और मैं लिखता हूँ आगे वाला, चलिए तो मैं लिख कर फिर से आपको दिखाता हूँ। चलिए तो 1 से 20 तक आपका हो गया है, 1 से 20 तक पूरा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा मैं क्या बोला आपको, कुल एलिमेंट होता है 118 को खोज हो चुका है, तो 20 को आप शुरू से अंत तक हो गया। अब यह मैं कहीं से लिया हूँ, सीरियल बाय सीरियल नहीं है, वो लाइन से था 1 2 3 4 5 20 तक। अब यह अलग अलग लाइन पर है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि यह बार बार यूज होगा आगे पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट है Fe आयरन, ठीक है, आयरन का यह संकेत है Fe। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 55। इसी तरह यह कोबाल्ट है, यह निकिल है, यह कॉपर है, यह जिंक, ब्रोमीन, सिल्वर, टिन,
या टीना, जो टीना कहते हैं ना, तो टीना का एसएन से उसका संकेत होता है, इसका 50 होता है एटॉमिक नंबर। आयोडीन और एयू, यह एयू है, यू भी मत समझिएगा, एयू गोल्ड सोना का होता है एटॉमिक नंबर, देख लीजिए एयू संकेत गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 और 197 एटॉमिक मास। और यह जरूरी नहीं है कि डबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निकिल का आपको देख रहा है, सिल्वर का 107 है, ठीक है, और टीन का आपको दिख रहा है 107। तो टीन का 1 मिनट, टीन का 118 होता है, यहाँ गलती लिखा गया है, ठीक है। टीन का एटॉमिक नंबर 118 होता है, आयोडीन का 53 होता है एटॉमिक नंबर, 124 एटॉमिक मास। यह डबल में नहीं है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं एक बार लाइन से बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इतना 3 को क्लियर हो गया, 3 करके लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद नियॉन 10वां हो गया नियॉन, उसके बाद सोडियम, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, उसके बाद होता है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डबल कर दीजिए, 32, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्लोरीन का 17, उसके बाद आर्गन, उसके बाद पोटासियम। इसको ध्यान में रखिएगा, पोटासियम लिखा जाता है पी से, लेकिन इसका संकेत है के, ठीक है, यह पोटासियम है, तो ध्यान से रखिएगा, इसका संकेत है के लेकिन लिखा जाता है पी से, पोटासियम, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक और है फास्फोरस को, तो पी से ही हम बोलते हैं, फास्फोरस पी। तो इस तरह से 20 हो गया, नहीं कहाँ तक गए थे हम, पोटासियम। पोटासियम के बाद पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, उसके बाद होता है कैल्शियम, Ca, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास डबल कर दीजिए 40 होगा। उसके बाद से यह है विदाउट सीरियल का है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ब्रोमीन, सिल्वर, टीन, आयोडीन, गोल्ड। एटॉमिक नंबर देख लीजिए, एटॉमिक मास हम बार बार तुरंत यूज करूंगा, तो ऐसा पूछूंगा आपसे एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, जैसे कि हम जब निकालेंगे मोलिकुलर मास तो वहां पर इसका यूज पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो याद हो गया होगा आपको, पहले से भी आप जानते होंगे, बहुत साइज में का हाइड्रोजन का जानते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत चीज जानते होंगे। थोड़ा सा ये नया आपको मिल हो सकता है कि नया हो, हालांकि पढ़े भी होंगे शायद। चलिए तो हम शुरू करते हैं और अपना कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट यौगिक कंपाउंड को लिख लीजिए, क्योंकि उसका मैं आपको बनवाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए तो देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड, माने महत्वपूर्ण यौगिक। इसके अलावा और भी आएंगे यौगिक, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल में इतना जान लीजिएगा, और ध्यान में आएगा तो आगे मैं करा दूंगा। शुरू में ज्यादा मैं नहीं देना चाहता हूँ कंपाउंड, क्योंकि बहुत कंपाउंड है। ये सब आपको दिख रहा है, मीथेन, ये सब चुटकियों में आप पढ़ लीजिएगा। जब पढ़ लीजिएगा ना कि इसका फार्मूला या कैसे हुआ, ये इथेन का ये क्यों कैसे हुआ, इस सबको आप खुद से ही बना लीजिएगा फार्मूला। तो ध्यान में रख लीजिएगा क्या, मीथेन। और मीथेन को आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, वैसा ही लिखाएगा, ठीक है। अपना लिखिएगा जैसे भी हो, मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं राइटिंग थोड़ा सा उन्हें हो सकता है भाड़ा कर लिखा है, लेकिन जो लिखाएगा एग्जैक्ट लिखा है। तो आप इसको मीथेन इस तरह से लिखे या मीथेन इस तरह से लिखे, कोई असर नहीं, इसका ये याद करना है आपको, सूत्र है। तो मीथेन का CH4 बोलिएगा, इसका इथेन का हो जाएगा C2H6, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको सिरका है, यह सिरका है, ठीक है। इसको केमिकल नाम दीजिएगा तो एसिटिक एसिड। अब एसीटोन, एसीटोन थिनर आप जानते होंगे, थिनर का यह एसीटोन को ही थिनर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है सूत्र CH3COCH3, थिनर का। यूरिया, यूरिया आप जानते होंगे खेत में कितना छीटा जाता है, तो उसी का सूत्र है NH2CONH2, यह यूरिया का है। उसी तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हर चीज में पाया जाता है, पेड़ बनाता है ग्लूकोज, हम भी खाकर अंतिम रूप ग्लूकोज ही बनाते हैं। जैसे कि C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। उसी तरह अमोनिया में देख लीजिए, NH3 होता है अमोनिया। और ये रहा शुगर, चीनी का होगा, सुक्रोज भी इसे बोलते हैं, चीनी बोलिए, शुगर बोलिए, बात एक ही है। इसका C12H22O11 होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड है। इसके अलावा और भी आएंगे, केमिस्ट्री में आगे पढ़िएगा, बहुत सारा यौगिक पढ़िएगा, करोड़ों लाखों में है, लेकिन कुछ मैंने लिखा है क्योंकि आगे थोड़ा सा पढ़ूंगा, इसका चैप्टर शुरू करूंगा तो एटॉमिक मास निकालूंगा, तो इनमें से कोई एक लिखूंगा। तो इसलिए पहले ही मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना होगा उस समय। तो
चलिए तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चैप्टर शुरू करेंगे कि कैसे क्या क्या होता है। पहले इस क्लास में जितना भी मैं लिखाया हूँ उसको ध्यान में रखना है, पूरा याद कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा जब भी देखना शुरू करिएगा और अच्छे से लिखिएगा ये। और जितने भी आप 10वीं में पढ़े हैं वो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही पढ़े हैं यहाँ आपको जम के पढ़ना है। साइंस लिए हैं तो साइंस के स्टूडेंट की तरह आपको रहना होगा और उसी तरह से पढ़ना होगा। ये नहीं कि इधर कोनो काम करे कोनो कुछ वैसे साइंस में नहीं चलेगा। साइंस सबसे टॉपेस्ट और सबसे इजी है, अगर आप समझ रहे हैं तो, समझ कर पढ़ रहे हैं तो कोई भी भारी नहीं है, एकदम आसान है। आप केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ भी मैं तुरंत चालू करूँगा। और 12वीं कक्षा के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्हें भी आप कह दीजिएगा कि इस चैनल पर हो रहा है 11th 12th का पढ़ाई। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है, 12th वाले बच्चों के लिए उस सारे को अच्छे तरह से मैं कराऊंगा, एक भी आपको नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का। तो अच्छे से पढ़िए, पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री मिलेगा, मैथ मिलेगा और इंग्लिश का 200 का। जिनका इंग्लिश 150 का और हिंदी 50 का होगा उनके लिए होगा यह ज़्यादा, क्योंकि मैं 200 हिंदी नहीं कराऊंगा, 150 का ही इंग्लिश करा दूंगा और 50 का हिंदी। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।